नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन ही नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप अंतर्राष्ट्रीय खबर। आज नेशन टू नेशन में हम बात करेंगे ईरान पर हमले को 100 दिन पूरे हो गए हैं। बात होगी कि इन 100 दिनों में इस संघर्ष में क्या क्या हुआ, कभी जंग तो कभी शांति की जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों ने कैसे तबाही के 100 दिन में समीकरण बदले, और आने वाले समय में ये जो स्थिति होगी, ये सब सोच रहे हैं कि अब ये सुर्खियां जो हैं ये किस और आगे बढ़ेंगी, ये समझना जरूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज नेशन टू नेशन में कि इस युद्ध का जो असर हुआ है आने वाले दिनों में कैसा होगा। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान कांप उठा है। उसके कांपने की वजह बहुत सारी है, विस्तार से बताएंगे उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आपको बता दें कि रूस और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है, और ऐसा क्या हुआ जिससे कि आसिम मुनीर की परेशानी बढ़ चुकी है। इस खबर पर हमारी पैनी नजर होगी। साथ ही बात करेंगे किम जोंग उन की भी, जो लगातार अपने हथियारों का जखीरा और बड़ा कर रहा है। अब किस हथियार को दिखाकर किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ा दी है, और इसका ईरान से क्या है कनेक्शन, इस पर भी हम आपको बताएंगे पूरी खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात ईरान युद्ध के बाद 100 दिनों की। इन 100 दिनों में दुनिया ने काफी कुछ बदलते हुए देखा। ऊर्जा और खाद्य संकट कई देशों को डरा रहा है। दूसरी तरफ तनाव के कम होने की उम्मीद हर दिन कमजोर होती जा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं। शुरुआती 12 घंटों में लगभग 900 हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष अब मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे खतरनाक और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला युद्ध बन चुका है। पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद इस युद्ध ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन आज 100वें दिन भी दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका द्वारा ईरानी ड्रोन ठिकानों पर हमले और ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागने की खबरों ने इस युद्ध विराम को खोखला साबित कर दिया है। अब ये जो तबाही के 100 दिन है, इनका आकलन भी जरूरी है। इन 100 दिनों में दुनिया ने कई बार शांति की उम्मीद लगाई, लेकिन फिर युद्ध के बादल छा गए। सबसे पहले बात 100 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाक्रम की कर लेते हैं। आपको बता दें, सिलसिलेवार तारीख पर यदि नजर डालें तो 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की शुरुआत की। 1 मार्च को ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के मिसाइल्स अड्डों को नष्ट करने के लिए डिएगो गार्सिया और आरएएफ फेयरफोर्ट जैसे अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। 6 से 9 मार्च के बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सेना लगभग नष्ट हो चुकी है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया गया है। 11 मार्च को यूएन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव आता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों के स्वतंत्र मार्ग की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 20 और 21 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए। ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे और तेल टर्मिनल को उड़ाने की धमकी दी। 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होते हैं। 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद के सरेना होटल में बैठक हुई। यूरेनियम भंडार सौंपने की अमेरिकी शर्त के कारण वार्ता बगैर किसी समझौते के समाप्त हो जाती है। 13 और 14 अप्रैल को वार्ता विफल होने पर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी। 6 जून को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन दागे।
अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के समुद्री तटों पर बने ईरानी रडार और सर्विलांस बेसों को मिसाइल से उड़ा दिया। 100 दिन बीत जाने के बाद भी ये युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। ना तो अमेरिका जमीनी सेना उतारने का जोखिम ले रहा है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। नतीजा यह है कि हॉर्मुज़ जलमार्ग बंद होने से दुनिया भर में महंगाई और तेल संकट गहरा गया। तेल की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हैं और ईरान युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, युद्ध से पहले समझिए $69 प्रति बैरल जो था वो तेल की कीमत थी और उसके बाद में जब ये स्थिति ज्यादा तनाव बढ़ गया तो युद्ध के 50 दिन में $114 प्रति बैरल ये दाम पहुंच जाते हैं। ये तेल की कीमतें युद्ध की स्थिति में जब बढ़ती हैं तो युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर $126 प्रति बैरल, मतलब आज की जो तारीख है 100 दिन बीतने के बाद $126 प्रति बैरल ये कीमत है। जो असर है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 से 55% की बढ़ोतरी पूरी दुनिया भर में हो जाती है। और युद्ध से पहले $69 प्रति बैरल जो था ये तेल था। तो मतलब आप ये अंतर समझिए कि इस युद्ध ने वैश्विक जो एक तरीके से वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा किया है और इसी वजह से पूरी दुनिया में हालात खराब है। दुनिया के कई देश, कई शक्ति संपन्न देश ऐसे हैं जिन्होंने 50 से 55% तक अपने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ उतने दाम नहीं बढ़े जितने दुनिया की तुलना में बढ़े हैं, लेकिन यह समझना होगा कि इस वजह से ये जो वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से चिंता में डाल दिया है। एक तरफ दुनिया भर संकट गहराता जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति भरोसा दिला रहे हैं कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे। We're at a point we're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way. But we're going to come out and your fertilizer prices are going to go way down, just like they were 4 months ago. Your fertilizer's down, your energy's down, your oil, your gas is all coming way down. तो अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही हालात सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज़ में शिपिंग ट्रैफिक में 90% की भारी गिरावट देखने को मिली है। 150 से ज्यादा टैंकर ओमान की खाड़ी में लंगर डाले हुए खड़े हैं। प्रति ट्रिप युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम $2.5 लाख के पार हो चुका है, मतलब $2.5 लाख के पार हो चुका है। अंतर आप समझिए। वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। यह असर हुआ है पूरी दुनिया पर और ऐसे में 100 दिनों के इस युद्ध और तनाव का असर पूरी दुनिया पर अब दिखाई देने लगा है। वैश्विक ईंधन की यदि बात करें तो वैश्विक ईंधन संकट जो है वो पूरी दुनिया पर गहरा हुआ है। ईरान द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ब्लॉक किए जाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण इस रास्ते से होने वाला ट्रैफिक 90% तक गिर गया। दुनिया का 25% समुद्री तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन इसी रास्ते से होता था, जो अब पूरी तरह से रुक गया है। कच्चे तेल में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। युद्ध की शुरुआत में भारत का क्रूड बास्केट जो कि $69 प्रति बैरल था, वो मार्च से अप्रैल में 114 से $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अंतर आप समझिए। यह इतिहास में तेल की कीमतों में एक महीने के भीतर हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। खाड़ी के देशों से होने वाले तेल और गैस निर्यात का 75% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जाता था। गैस सप्लाई कटने से एशिया में एलएनजी की स्पॉट कीमतें 140% तक बढ़ गई हैं। कतर पर हमला हुआ और गैस सप्लाई में कमी आई। मार्च के महीने में ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, जिससे कतर की 17% गैस उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई। इसे ठीक करने में 3 से 5 साल लगेंगे। नतीजतन पूरे यूरोप और एशिया में बिजली की लागत अब आसमान छू रही है। फर्टिलाइजर की किल्लत भी इसी का असर है। फारस की खाड़ी केवल तेल ही नहीं बल्कि दुनिया के यूरिया और अमोनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हब है।
हॉर्मोज संकट के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्यों की भारी किल्लत हो गई। वैश्विक खाद्य संकट इसकी वजह से पैदा हुआ। खाद की जो कीमत से आने वाले महीनों में दुनिया भर में फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। खाड़ी देशों में भोजन का 80% हिस्सा इसी रूट से आता था और इसके कारण वहां खाने पीने की चीजें 40% से 120% तक महंगी हो गई हैं। महामंदी की आहट जो है वो पूरी दुनिया को सता रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यदि ये संकट इस साल के अंत तक खिंचा तो वैश्विक जीडीपी की जो ग्रोथ है वो गिरकर मात्र 1.8% रह जाएगी, जो कोरोना महामारी के बाद सबसे कम होगी। ये युद्ध सिर्फ ईरान की सीमाओं में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसका असर अमेरिका के पेट्रोल पंप से लेकर भारत की रसोई और यूरोप के पावर प्लांट्स तक दिख रहा है। 100 दिनों के भीतर इस जंग ने दुनिया को 1970 के दशक के सबसे बड़े ऑयल क्राइसिस की याद दिलाती है। अब ये देखना होगा कि ये स्थिति कितने दिन तक और इसी तरीके से बनी रहती है। और इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वो तेहरान पहुंच चुके हैं। हाल के हफ्तों में नकवी की यह तेहरान की तीसरी यात्रा है। 8 अप्रैल को युद्ध विराम होने पर संघर्ष रुक गया। तब से दोनों पर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जा रहा है। अप्रैल में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच पहली सीधी वार्ता की मेजबानी की थी, लेकिन दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद वार्ता अब तक कोई खास प्रगति वार्ता में देखने को नहीं मिली है। और इसके साथ ही मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने दक्षिणी लेबनान में सक्रिय चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। इजरायली वायुसेना और सैन्य टुकड़ियों ने पिछले 48 घंटों के भीतर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 150 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया। आसमान में धुएं के गुबार और दनादन गिरती मिसाइल्स के बीच जो सीमाई इलाके हैं उसमें रहने वाले हजारों नागरिक सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। इजरायली सेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह की युद्ध क्षमता और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया गया था। और इजरायल अमेरिका के दबाव के बावजूद लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने हमले रोकने की बात तो कही, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही लेबनान पर फिर से बम बरसने लगे। इस बीच ईरान ने साफ किया कि लेबनान में हो रहे हमले भी शांति वार्ता का ही हिस्सा है। در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدایی ناپذیر هست. این جنگ البته بین ایران هست، آمریکا و اسرائیل، رژیم صهیونیستی. و طبیعتاً لبنان یک جزء جدایی ناپذیر از این جنگ هست، کمان که در طول جنگ درگیر بوده. لذا ما سرنوشت جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. الان هم در مذاکراتی که برای رسیدن به یک یادداشت تفاهم با آمریکا در جریان هست، اولین بند اون مربوط به خاتمه جنگ میشه و در همون جمله اول گفته شده که جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه. तो जैसा कि आपने सुना कि ईरान लेबनान को भी शांति वार्ता का हिस्सा बता रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि लेबनान का मसला पूरी तरह से अलग है। Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon? I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see.
but I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. और ईरान के बाद अब बात पाकिस्तान की, जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए मध्यस्थता का दिखावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुद उसी की नींद उड़ी हुई है। अफगानिस्तान और रूस के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। इस समझौते से पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हाल के दिनों में उसने न केवल अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, बल्कि इसे युद्ध का ऐलान करार दिया। और अब इस समझौते से आसमान में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब तक पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की हवाई सीमा में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब तालिबान ने इसकी काट तैयार कर ली है और यही पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण अब बन गया है। आखिरकार अफगानिस्तान को एयर डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ गई? इस सवाल का जवाब हाल में हुए घटनाओं में छिपा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब कब हमला हुआ और ये जो बदले हुए समीकरण है, यही उसका बदलाव का नतीजा है कि 27 फरवरी 2026 के दिन अफगान तालिबान द्वारा पाकिस्तानी चौकियों पर किए गए हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पख्तिया प्रांत में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे आधिकारिक तौर पर खुली जंग करार दिया। 22 फरवरी 2026 को टीटीपी द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर चेकपोस्ट पर किए गए हमले के जवाब में पाकिस्तान ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कथित आतंकी कैंप्स पर हवाई हमले किए, जिसमें करीब 18 लोग मारे गए। 16 मार्च 2026 को पाकिस्तानी जेट्स ने काबुल में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद सऊदी अरब और टर्की की मध्यस्थता में ईद के मद्देनजर एक अस्थायी सीजफायर किया गया था। अप्रैल 2026 में चीन में हुई शांति वार्ता के वादों के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाके पर मिसाइल्स दागी। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी के आधार पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर के पास एक बड़ा हवाई हमला किया और इस हमले का मुख्य निशाना टीटीपी का सर्वोच्च कमांडर नूर वली महसूद था। दिसंबर 2024 को टीटीपी द्वारा 16 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिया प्रांतों में घुसकर हवाई हमले किए और इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच डूरंड लाइन पर टैंक से गोलीबारी हुई थी। 18 मार्च 2024 को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक सैन्य चौकी पर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत की खबर आई थी। तो ये मसला है और इसी मसले के कारण जो है एक तरीके से अफगानिस्तान ने यह कदम उठाया है। तो साफ है कि पाकिस्तान की हवाई ताकत अफगानिस्तान की कमजोरी है, जिसे अब अफगानिस्तान चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। और आपको बता दें कि इस बैठक में रूसी रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर चर्चा हुई, जिससे अफगानिस्तान पाकिस्तानी विमानों पर नजर रखी जा सके। ये बड़े कारण हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि समझौता महत्वपूर्ण क्यों है। एयर डिफेंस पर चर्चा इसके जरिए होनी है और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। रूसी रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, ये एक बड़ा कारण है अफगानिस्तान और रूस की दोस्ती का। साथ ही एयर डिफेंस पर चर्चा, तो ये पाकिस्तान की चिंता तो बढ़ा रहा है, क्योंकि एक तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है और वो अब जब जो रशिया के साथ दोस्ताना संबंध वो बना रहा है, तो पाकिस्तान की जो चिंता है वो यहाँ पर जायज भी है। लेकिन ये बहुत तेजी से समीकरण बदलेगा। निश्चित रूप से रशिया का साथ यदि अफगानिस्तान को बेहतर तरीके से मिलता है तो पाकिस्तान से लड़ने में अफगानिस्तान की जो ताकत है वो मजबूत होगी और पाकिस्तान को डर तो सताएगा और ये डर स्वाभाविक भी है। मतलब ये डर पाकिस्तान को लगना भी चाहिए। बैठक के बाद अफगान रक्षा मंत्री ने कहा कि ये एक सैन्य तकनीकी समझौता है। आप भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। टोलो درنو هیوادوالو ته لیدونکو او کتونکو ته تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله چې موږ د روسیې څخه ښه د لاسته راوړنو سره راورسېدو افغانستان ته او په خیر راغلو. نو مسکو ته زموږ تګ او سفر د روسیې فدراسیون د امنیت شورا
په غوښتنه او د هغوی په دعوت باندې وو او هلته د په امنیتي نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه وو او داسې یو کنفرانس و چې په اوسنیو شرایطو کې د سیمې او منطقې بلکې د نړۍ په سطح د امنیتي وضعیت ارزونه او په هغه اړه بحثونه کېدل چې په هغه کې तो अफगानिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि भविष्य में हम रक्षा संबंधी जो उपकरण है उसकी आधुनिक तकनीक को अपना सकें, इसीलिए हमने रूस के साथ ये समझौता किया है और अफगानिस्तान के पास छोड़े गए अमेरिकी हथियार तो हैं, इसके साथ ही रूसी हथियारों का भी एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हथियार जो हैं वो अफगानिस्तान की ताकत को बढ़ा रहे हैं। 9K32 स्ट्रेला 2 और 9K38 इगला, ये महत्वपूर्ण जो ताकत है अफगानिस्तान की, ये रूस से मिली है। ताजा समझौतों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तालिबान को आधुनिक इगला, मैनपैड्स के स्पेयर पार्ट्स और नई खेप की आपूर्ति की तैयारी भी कर रहा है और ये मिसाइल थर्मल काउंटर मेजर्स को भेदकर फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती है, यानी कि आसमान में ये अफगानिस्तान की ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। ZU-23 शिल्का, ये सोवियत काल का एक सेल्फ प्रोपेलेड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। तालिबान के पास ये मौजूद है, जिन्हें अब रूसी इंजीनियर्स की मदद से दोबारा सर्विस में लाने की कोशिश की जा रही है। Mi-17, अफगानिस्तान के पास वर्तमान में 100 से अधिक Mi-17 हेलीकॉप्टर विभिन्न मॉडल्स में मौजूद हैं और ये एक बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसे गनशिप में बदला जा सकता है। Mi-24 ये सोवियत काल का एक बेहद खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे उड़ने वाला टैंक भी कहा जाता है। मतलब इतना मारक क्षमता इसकी इतनी मजबूत और इतनी उन्नत है कि अफगानिस्तान जो है आसमान में अपना सीना चौड़ा करके पाकिस्तान पर बम बरसा सकता है। AN-26 और AN-32 ये सोवियत काल के सैन्य परिवहन विमान हैं जिनका इस्तेमाल सैनिकों और रसद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। T-55 और T-62 टैंक ये सोवियत संघ के जमाने के मुख्य युद्धक टैंक है। तो ये तमाम सारे ऐसे मजबूती है जो कि अफगानिस्तान की ताकत को बढ़ा रहे हैं, चूंकि रूस ने हाथ में लाया है और रक्षा जो समझौता वो कर रहा है उससे निश्चित रूप से अपनी मजबूती जो है उसकी वो वायुसेना के रूप में अफगानिस्तान को एक सौगात के रूप में मिलने जा रही है और यही पाकिस्तान की चिंता का बड़ा कारण है और इसी से पाकिस्तान कांप रहा है। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए नेशन टू नेशन। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात किम जोंग उन की, जो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया लगातार अपने हथियारों को और आधुनिक कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नौसेना को 10,000 टन का डिस्ट्रॉयर बनाने का आदेश दिया है। उनका यह आदेश चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे से पहले सामने आया। माना जाता है कि चीन और रूस लंबे समय से उत्तर कोरिया को मिलिट्री टेक्नोलॉजी और दूसरे सैन्य संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम से दक्षिण कोरिया और अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लंबे समय से लगातार तनाव बना हुआ है। उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियारों को मजबूत और आधुनिक बना रहा है और एक तरफ वो वायुसेना में नए जहाजों को भी शामिल कर रहा है, दूसरी तरफ मिसाइल्स का निर्माण भी उसने तेज कर दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया एजेंसी KCNA ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें किम जोंग उन अधिकारियों के साथ एक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी का मुआयना करते दिख रहे हैं। तस्वीरों में किम बड़ी बड़ी मिसाइल्स के बीच चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरियाई नौसेना को कॉन्गकोन डिस्ट्रॉयर और 5,000 टन के एक अन्य युद्धपोत चो योन को जल्द से जल्द तैनात करने का आदेश भी दिया गया है।
दक्षिण कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के सीनियर एनालिस्ट होंग मिन ने कहा कि यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने 10,000 टन का डिस्ट्रॉयर बनाने की योजना का जिक्र किया है। और उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाले देशों में से एक है। कैसे, आपको दिखाते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना जो है वो उत्तर कोरियाई सेना है और उसमें 12.8 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 6 लाख रिजर्व सैनिक भी मौजूद हैं, जबकि 50 से 100 के बीच परमाणु हथियार उनके पास हो सकते हैं। वासोंग 18 अमेरिका तक मार कर सकती है ये, और साथ ही थल सेना में 6000 से ज्यादा टैंक जो है वो, वायुसेना में 900 से ज्यादा विमान है, नौसेना में 500 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बी हैं। जीडीपी का लगभग 25% सेना पर खर्च करता है। तो यही है उत्तर कोरिया की ताकत, और ये जो उसकी ताकत है, यही उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसे मजबूती के साथ खड़ा करती है। फिर चाहे बात हम करें उसके किसी भी दुश्मन देश की, जिसका सामना वो पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास और मजबूती से करने का मादा रखता है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।